देखो साइंस का सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सारी काम की बातें होंगी। जिस भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस पूछी जाती है, ठीक है, तो उस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है ये। एनसीईआरटी को बेस रखा जाएगा और इस सीरीज के थ्रू आपका बहुत सारा रिवीजन होने वाला है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, द अपर एंड लोअर पोर्शन इन कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंसेज आर रिस्पेक्टिवली। पहले तो ये देखो कि जो बाईफोकल लेंस होता है उसका यूज कब होता है। उसका यूज होता है प्रेस बायोपिया में। और प्रेस बायोपिया आंखों का ही एक रोग है जो जनरली ओल्ड एज पीपल में देखा जाता है, जो बूढ़े लोग हैं उनमें देखा जाता है। प्रेस बायोपिया में न दूर का दिखता है न पास का दिखता है, ठीक, न दूर का दिखता है न पास का दिखता है। अब यहाँ पे देखो, समझने का प्रयास करते हैं हम। देखो, हमने दो दोष पढ़े थे। एक पढ़ा था मायोपिया, आंखों से रिलेटेड दो दोष पढ़े थे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक, ये दूर तक जा रहा है यानी कि लंबा है, तो इसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष। मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जिसको प्रेस बायोपिया होगा उसको ना दूर का दिख रहा है ना नजदीक का दिख रहा है। अब दूर का देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूर का देखने के लिए उसने, जब वो दूर देखेगा तो उसकी नज़र सामने होगी, ठीक है। तो वो दूर देखना चाह रहा है तो ऊपर साइड में कौन सा लेंस लगेगा? जो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए लगता है, यानी कि कॉनकेव, ठीक। दूर का देखने के लिए कॉनकेव लगेगा ऊपर साइड में। और नज़दीक का देखने के लिए, नज़दीक कब नहीं दिखाई देता है? जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स। अब जब नज़दीक का देखेगा तो उसकी नज़रें नीचे होंगी जनरली, जैसे किताब पढ़ते हैं तो नज़र नीचे होती है। नज़दीक का देखने के लिए नीचे वाले लेंस का प्रयोग होगा, तो ये होगा कॉन्वेक्स। नीचे साइड में लगाया जाएगा कॉन्वेक्स और ऊपर साइड में लगाया जाएगा कॉनकेव। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष है मायोपिया और जो दूर दृष्टि दोष है हाइपरमेट्रोपिया। देखो, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया, जैसे ये आई बॉल है, मान लो किसी भी चीज की इमेज बनती है रेटिना पे, ठीक है। अब ये अगर आई बॉल छोटी हो गई तो रेटिना आगे खिसक जाएगा, ठीक है। तो इमेज बनेगी पीछे, दूर, रेटिना से दूर, बिहाइंड रेटिना, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड रेटिना। और इसका ये जो कॉज है ये क्या है? आई बॉल जो है वो छोटी हो जा रही है, टू शॉर्ट, ठीक, इसीलिए पीछे बन रहा है इमेज। अब मायोपिया में क्या होता है? इसके रीजन है जैसे इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। देखो, मान लो ये नॉर्मल आई है, ये रेटिना हो गया, इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक। इमेज अगर यहाँ पे बन रही है तो अगर इलोंगेशन हो जाएगा इसका तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक। अब देखो, रेटिना पीछे खिसक गया तो इमेज यहाँ पे बन रही है, यानी कि रेटिना के आगे। इमेज जो है वो रेटिना के आगे बढ़ रही है, रेटिना के आगे बन रही है। तो ये ध्यान रखना, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल में मतलब निकट दृष्टि दोष में इलोंगेशन ऑफ आई बॉल होता है, ठीक। कर्वेचर ऑफ आई लेंस बढ़ जाता है, दूसरा रीजन है कर्वेचर ऑफ आई लेंस बढ़ जाता है।
ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये इससे रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब देखो हमने बात करी थी, यहाँ पे रेटिना की बात आई है, तो रेटिना से रिलेटेड हमने कुछ बातें करी थी, उनका रिवीजन करते हैं। देखो रेटिना क्या होता है, लाइट सेंसिटिव। रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव है और लाइट को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला, फिर ऑप्टिकल नर्व से वो कहाँ जाती है, माइंड पे। ये सब बता चुका हूँ मैं, रिवीजन हो रहा है, समझ लो। ठीक है, और जो ऑप्टिकल नर्व होती हैं, जो ऑप्टिकल नर्व होती हैं, ये निकलती हैं ब्लाइंड स्पॉट से। ठीक, अब देखो रेटिना में क्या होता है, रेटिना में दो टाइप की सेल होती हैं, एक होता है कोन सेल्स, एक होता है रॉड सेल्स। कोन सेल्स प्राइमरी कलर को देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जैसे रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ये प्राइमरी कलर्स हैं। और ये तेज प्रकाश के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। रेटिना यानी कि तेज प्रकाश जब आता है, जब ब्राइट लाइट आती है तो कौन सेल एक्टिव होती हैं। और रॉड सेल कब, जब अंधेरा होता है, कम लाइट में एक्टिवेट होती हैं। अगर देखो रॉड सेल की कमी हो जाए तो कम लाइट में भी नहीं दिखेगा, यानी कि अंधेरे में नहीं दिखेगा, तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है इससे। अगर रोड सेल की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और अगर ये आरजीबी कलर को ही ना पहचाने, प्राइमरी कलर को ना पहचाने, ये कब नहीं पहचानेगा, जब कौन सेल्स की कमी होगी। अगर कौन सेल्स की कमी होगी तो उसको बोलते हैं फिर क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर्स कोई नहीं पहचान पाएगा वो। ठीक, नंबर ऑफ रोड सेल्स ज़्यादा होती हैं, ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी थी। ठीक, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिकल बल्ब बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो टंगस्टन होता है, डब्लू, इसका सिंबल होता है डब्लू। टंगस्टन मेटल है एक, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 3380 डिग्री, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो टंगस्टन का यूज फिलामेंट में क्यों करते हैं, ये तो बता दिया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब बल्ब के अंदर क्या है, इनएक्टिव। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, बल्ब मतलब बल्ब के अंदर इनएक्टिव नाइट्रोजन और ऑर्गन भरी जाती है, नाइट्रोजन एंड ऑर्गन। क्यों भरी जाती है, पहले ये समझो। अगर नहीं होती तो क्या होता, अगर ये नहीं होती तो करंट क्या है, टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होता, करंट से टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होता, और टंगस्टन के जो एटम है वो इवेपोरेट होते, और ग्लास जो है उसकी सरफेस पे जमते। तो टंगस्टन के इवेपोरेशन को कम करने के लिए, ताकि टंगस्टन की लाइफ बढ़े, इसलिए क्या किया जाता है, नाइट्रोजन और ऑर्गन भरी जाती है। सिंपल सी है, मतलब ये चीज़ समझो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, और नाइट्रोजन और ऑर्गन जो है इसलिए भरी जाती हैं बल्ब के अंदर, ताकि टंगस्टन की लाइफ बढ़ सके। अब देखो लाइट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा आजकल तो एलईडी का ज़माना है, तो ये लाइट होती हैं। पहले तो एलईडी का फुल फॉर्म ही देख लो, लाइट इमिटिंग डायोड। दूसरा, इससे पहले आपने एक नाम सुना होगा सीएफएल, घूमे घूमे होते थे, सफ़ेद सफ़ेद, है ना, देखे होंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट SENT लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इसमें क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, मरकरी, मरकरी के वेपर होते हैं, मरकरी वेपर प्लस फॉस्फर कोटिंग होती है, ये ध्यान रख लेना CFL में। ठीक है, तीसरा एक और चीज़
इससे पहले जैसे शादियों में अभी भी यूज करते हैं, फोटोग्राफर यूज करते हैं उसको, वीडियोग्राफी वाले, हेलोजन, हेलोजन बल्ब, है ना। तो हेलोजन जो बल्ब है इसमें भी टंगस्टन होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, रीजन वही है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। और और क्या है इससे रिलेटेड, देखो CFL से रिलेटेड है। CFL में क्या होता है, CFL में जब लाइट जाती है, जब लाइट जाती है तो ये टकराती है किससे, मरकरी से, मरकरी का सिंबल Hg होता है, मरकरी से टकराई तो यूवी रेडिएशन होती है, पराबैंगनी किरणों का विकिरण, रेडिएशन। अब इसमें इसका रोल क्या होता है, जो ये फॉस्फर कोटिंग है इसका रोल होता है ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, ठीक, एब्जॉर्ब करता है फॉस्फर कोटिंग। तो ये था, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, बढ़े, चलो बढ़ते हैं, ये लो, ये अगला क्वेश्चन वही है, इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसेज आर यूजुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिट, नहीं, लाइफ ऑफ फिलामेंट, ये देखो ये सही आंसर है, फिलामेंट मतलब लंबा टिकता है, ये हो गया, इससे रिलेटेड हमने बात कर ही ली थी। आगे बढ़ते हैं, चौथी चीज है द फिनोमिनन, मतलब चौथा क्वेश्चन है, इन द फिनोमिनन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण ऑफ द लाइट वेव ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज। अब देखो इसको पहले समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा हमारे, क्या है, देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण होता है वाइट लाइट, जो सन की लाइट है, वाइट लाइट का किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराती है और इसमें जो 7 कलर में सेपरेट हो जाती है उसी को बोलते हैं, 7 कलर्स में जो सेपरेट हो जाती है उसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वाइट लाइट का ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराकर अपने 7 कलर्स में सेपरेट होना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल जैसे रेनबो हो गया, ठीक। अब जब जो 7 कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विब ग्योर, इसको उल्टा ही लिखा करो, विब ग्योर, बस आदत डाल लेना विब ग्योर को उल्टा लिखने की, कहीं पे भी नोट्स बनाते हो समझ आ जाएगा क्यों, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आपने देखा होगा कि जो लैम्डा होता है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ती है वॉयलेट से रेड की ओर जाने पर, तो वॉयलेट की वेवलेंथ लगभग होती है 400 नैनोमीटर और रेड की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर, ये ज़्यादा है ये कम है। अब वेवलेंथ अगर कम है, अगर वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ इस टाइप से होता है ना, ये एक साइकिल में चली गई दूरी, ये वेवलेंथ है, अगर ये कम है मतलब इसको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बैंड ज़्यादा होगी, लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और बैंड ज़्यादा होगी। और रेड में क्या होगा, इसका जो वेवलेंथ है वो बड़ा है, ये, ठीक, तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो बैंड कम होगी। इसमें क्या होता है, कम बैंड होता है, बैंड कम होता है, इसमें क्या है, बैंड ज़्यादा है, बैंड ज़्यादा है, बैंड ज़्यादा है। और ये जो वॉयलेट है यानी कि बैंगनीकरण है, ये सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टेड भी होता है, रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, और ये रिफ्रैक्टेड कम होता है, अपवर्तित कम होता है,
ठीक है, अगर आपने देखा होगा जैसे प्रिज्म में भी आप देख लो, मान लो ये प्रिज्म है, ठीक, और यहाँ से ये आई लाइट, तो कुछ इस टाइप से ये 7 कलरों में विभाजित हो जाता है। नीचे होता है वॉयलेट, ऊपर होता है रेड। तो रेड क्या है, रेड सबसे कम रिफ्रैक्टेड होती है, अपवर्तित होती है। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उस डायरेक्शन में नहीं जाती है, उसको अपवर्तन बोलते हैं। अब ये इसको जाना चाहिए था इधर की ओर और नीचे आया, ये वॉयलेट सबसे नीचे है, देखो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर रखी है, तो रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, ये ध्यान रखना। अब देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप, देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में लाइट वेव ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, बैगनी की होती है, वॉयलेट की। वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ है और रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, ये आप सब लोग को पता है, तो ये किसने बताया था, जो सनलाइट है ये 7 कलर की होती है। हु सेज, किसने बोला था, हु सेज, किसने बोला था, आइजैक न्यूटन। हाँ वही न्यूटन जिनका नाम आपने सुन रखा है, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे रेनबो की बात करते हैं हम। रेनबो की बात करें, इंद्रधनुष, रेनबो जो है ये कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है, तब बनता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है इसमें। देखो डिस्पर्जन भी होता है, 7 कलर में टूटता है ना, मतलब सेपरेट होता है, डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन भी होता है, अपवर्तन, और रिफ्लेक्शन भी होता है, ये ध्यान रखना। कंबाइंड इफेक्ट होता है डिस्पर्जन का, रिफ्रैक्शन का और रिफ्लेक्शन का। अब देखो रेनबो कहाँ बनता है, ये हमेशा आपने देखा होगा, शाम के टाइम में ज़्यादा देखा होगा ये, ठीक है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में, सन की अपोजिट डायरेक्शन में। अब रेनबो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में रेड आपको ऊपर दिखेगा और वॉयलेट नीचे, सेकेंडरी में उल्टा हो जाता है, वॉयलेट आपको ऊपर दिखेगा और रेड नीचे। प्राइमरी में जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ये इंपॉर्टेंट है, एक बार होता है, और जो सेकेंडरी होता है उसमें 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक, ये ध्यान रखना, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन सॉरी। प्राइमरी में एक टाइम इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि परावर्तन, इंटरनल रिफ्रैक्शन। देखो रेनबो की बात करते हैं हम, यहाँ पे रेनबो की बात करें, देखो रेनबो की बात करते हैं, रेनबो कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है, किसका, डिस्पर्जन का
डिस्पर्जन वही है प्रकाश का किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकरा के अपने 7 रंगों में सेपरेट होना, ठीक है। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और रिफ्लेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे रेनबो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, सन की अपोजिट डायरेक्शन बनता है, सन की अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अब यहाँ पे रेनबो 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, ज़्यादा चमकता है ये, और इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो कम होती है। और प्राइमरी रेनबो में जो रेड कलर है वो ऊपर होगा, वॉयलेट कलर नीचे होगा। सेकेंडरी में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, वॉयलेट कलर ऊपर होगा, रेड कलर नीचे होगा। और इसमें जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है प्राइमरी में वो एक बार होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एक बार होता है, 1 टाइम। और इसमें जो है 2 बार होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था इंद्रधनुष से रिलेटेड चीजें। मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब किस में होते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी इंद्रधनुष में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। अब देखो, अगर लाइट से रिलेटेड मैंने पिछली वीडियोस में कुछ बताया था तो याद आ रहा होगा आपको, कुछ याद आ रहा है, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, याद आया, मी स्कैटरिंग, रिले स्कैटरिंग। तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, पहले तो ये समझने का प्रयास करते हैं। व्हाइट लाइट का बिखरना एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे कणों से टकरा के, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो 2 मिनट लगेंगे, कर लेते हैं। देखो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, व्हाइट लाइट का बिखरना एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे कणों से टकरा के, ठीक है। और एक बात करी थी मैंने रिले, रिले स्कैटरिंग की, रिले स्कैटरिंग क्या बताया था, स्कैटरिंग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/λ4। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। और रिले स्कैटरिंग के एग्जाम्पल क्या क्या थे, ब्लू कलर ऑफ सी एंड स्काई, और दूसरा था सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम पे, सूर्यास्त व सूर्योदय के टाइम पे जो सन लाल दिखाई देता है हमें, सन क्या दिखाई देता है, रेड, अपीयर्स रेड। और खतरे का निशान, खतरे का निशान लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि लाल रंग का जो बिखराव है वो कम होगा तो ज़्यादा ब्राइटनेस दिखेगी, तो जल्दी चमकता है ये। अब लाल रंग की क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है, अभी बात करी थी, तो इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, बिखरेगा ज़्यादा, तो लाल रंग का बिखराव नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ना। तो अगर तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है तो स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। अगर स्कैटरिंग कम होगी तो कम बिखरेगा, कम बिखरेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राइट, ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा हमने एक और पढ़ा था, मी स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग, ठीक है। मी स्कैटरिंग का एग्जांपल क्या था, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, क्लाउड, फॉग, स्मोक, ये हो गया। अब मी स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल कलर्स स्कैटर इक्वली, मी स्कैटरिंग ने बताया था जो स्कैटरिंग होगी सभी कलर्स में वो सेम होगी, बट रिले स्कैटरिंग ने इसका कुछ अलग स्टेटमेंट था, तो स्कैटरिंग इक्वल होगी मी स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग। और ये कब वैलिड होगा, जब लाइट अपनी वेव लेंथ से ज़्यादा बड़े कणों से टकराए, लाइट अपनी वेव लेंथ से बड़े कणों से टकराए, तब मी स्कैटरिंग वैलिड है, ठीक। तो ये थी, थोड़ा सा रिवीजन हो गया पुरानी चीज़ों का। अब देखो कुछ और चीज़ें हैं जो स्टैटिक हैं।
स्कैटरिंग डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये याद रखना, जब भी स्कैटरिंग होगी तो परावर्तन के जो नियम थे उनको फॉलो नहीं करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, मोस्ट सेंसिटिव कलर, ये तो पता होगा खैर आपको, मोस्ट सेंसिटिव कलर कौन कौन से होते हैं हमारी आँख के लिए, ग्रीन हो गया और येलो हो गया, ये सबसे ज़्यादा सही रहते हैं आँखों के लिए। और मोस्ट सेंसिटिव वेवलेंथ, मोस्ट सेंसिटिव वेवलेंथ देखो, रेड की 700 नैनोमीटर होती है और वॉयलेट की कितनी होती है वेवलेंथ, 400 नैनोमीटर। और मोस्ट सेंसिटिव वेवलेंथ होती है 550 नैनोमीटर। ठीक, अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉन में बदलूं तो क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात ऋण 10 मीटर, और नैनोमीटर, एक नैनोमीटर में 10 की घात ऋण 9 मीटर। कुछ नहीं, एक जीरो बढ़ा दिया, एंगस्ट्रॉन में बदल लिया। ये थोड़ी सी बेसिक मैथ है, ये देख लेना। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An oscilloscope is an instrument which allows us to see waves produced by। oscilloscope से याद आना चाहिए साउंड। oscilloscope क्या करता है, साउंड स्मूथ है या डिस्टॉर्ट हो गया है इसको बताता है, किसके फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफ बना देता है एक। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं साउंड की। साउंड क्या है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, अगर मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन में पैरेलल गति करते हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोल लिया। अब यहाँ पे आपने एक लाइट भी सुना होगा, ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव, इसका मतलब क्या होगा कि मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के पैरेलल गति करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब जो साउंड की ट्रैवलिंग होती है ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक, वैक्यूम में साउंड, मतलब साउंड के संचरण के लिए वैक्यूम की ज़रूरत, मतलब मीडियम की ज़रूरत होती है, तो वैक्यूम में ये नहीं, कुछ नहीं सुनाई देगा आपको, वैक्यूम में चलता ही नहीं है साउंड। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपने एक ऑडिबल रेंज का नाम सुना होगा। ऑडिबल रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अगर 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको बोलते हैं इंफ्रा। जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है अगर वो 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव। अब जो इंफ्रासोनिक वेव होती हैं इनको जैसे एलिफेंट, हाथी कैच कर लेता है, राइनो, गैंडे और वेल्स हो गई, ये पकड़ लेती हैं। ठीक, और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं इसका यूज होता है सोनार में, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक, तो और अल्ट्रासोनिक वेव को कैच करते हैं बैट। तो और इसका यूज सोनोग्राफी में भी होता है, सोनोग्राफी किसका, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अब देखो हर्ट्ज में तो हमने देख लिया, जो साउंड ऑडिबल रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। वेव लेंथ में देखते हैं, ऑडिबल वेव लेंथ होती है 17 मीटर से 17 mm तक, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इज शोन बिलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू। देखो ये है, अब देखो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, जहाँ पे है वहीं पे है बंदा। ये देखो टाइम बढ़ा, टाइम इधर साइड को बढ़ रहा है, डिस्टेंस वहीं पे है। अगर ये ऊपर की ओर जाता तो कुछ डिस्टेंस कवर करता ना, तो डिस्टेंस वहीं पे है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम बढ़ रहा है, वहीं पे बंदा बैठा हुआ है तो वो रेस्ट पे है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस टाइप का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप है ये बताता है हमें स्पीड, ठीक है। ढाल यहाँ पे चाल बताती है, ठीक है। ढाल क्या होता है, जैसे ये है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसी गति का। तो मान लो अगर ये एक्स अक्ष की जो एक्स एक्सिस के साथ कोण बना रही है, इसका tan लेंगे, इसका tan लेंगे, यही ग्राफ है। क्लॉकवाइज में जो भी ग्राफ है उसका देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण है, तो उसको बोलेंगे, उसका tan लेके मतलब उसको बोलेंगे ढाल, ठीक। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, देखो ये दो गाड़ियां हैं, उनका ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। ये कार ए है, ये कार बी है, ठीक है। तो किसकी चाल ज़्यादा होगी, जिसकी ढाल ज़्यादा होगी। तो ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। तो यही तो ढाल है, ढाल किसकी ज़्यादा है, θ2। θ2 क्या है, कार बी, तो कार बी की चाल ज़्यादा होगी। ये था। अब दूसरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन टाइम, समय का ग्राफ का ढाल, ये बताता है हमें वेलोसिटी, ठीक। अब यहाँ पे मोशन की बात चली रही है तो मोशन की इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी। तो मेरे को एक बताओ चलो कि वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन कौन सी होती है तीनों में से। वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, अगर ये क्वेश्चन आ गया कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है पोजीशन टाइम इक्वेशन। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो ये बताओ तीन होती हैं, तीनों में से कौन सी है। एक होती है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी होती है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो वेलोसिटी टाइम, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है पहली वाली, v बराबर यू प्लस ए टी फर्स्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बताएगा और टाइम का यूज हुआ है, तो ये सेकंड वाली इक्वेशन है। वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, वेलोसिटी और पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो ये तीसरी इक्वेशन यानी कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। अब जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इनमें एक चीज ध्यान रखना, ये तब वैलिड होती हैं जब एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा तब। ये ध्यान रख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो पल्सेस, दाल रिच होती हैं प्रोटीन की, ये तो सही है। मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ये भी सही है। सीरियल आर वेरी पुअर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पुअर सोर्स नहीं, अच्छा सोर्स होते हैं। वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, ये सही है, सब्जियों में मिनरल्स भर भर के होते हैं। देखो सीरियल क्या होते हैं, अनाज होते हैं, जैसे हो गया गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा,
ठीक, ये होते हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे विटामिन से कुछ याद आता है, विटामिन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो विटामिन, इम्पोर्टेंट विटामिन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विटामिन ए है, ए विटामिन, इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अभी बताया था ना, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है, क्योंकि रोड सेल की कमी हो जाती है। ठीक, विटामिन बी1 की बात करते हैं तो इसका नाम है थायामीन। थायमीन, इसकी कमी से होता है बेरी। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, इसकी कमी से स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक, विटामिन बी3, इसकी कमी से होता है नियासिन, यानी कि निकोटोनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से होता है पेलेग्रा। एक रोग होता है, इसको बोलते हैं डिजीज ऑफ 3Ds, डिजीज ऑफ 3Ds। 3D होते हैं इसमें। पहला हो गया डेमेंटिया, दूसरा डायरिया, तीसरा डर्मेटाइटिस। ये 3Ds हो गए, और इनका इलाज नहीं करोगे तो चौथा डी भी लग सकता है, डेथ। ठीक है, तो डरमेंटिया क्या होता है, दिमाग की डिस्टर्बेंस होती है, भूलना जैसे। ठीक है, डायरिया वही दस्त लग जाना, पेट खराब। डर्मेटाइटिस स्किन से चीज़ें रिलेट करती हैं। ठीक है, तो B3 क्या है, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, इसकी कमी से पेलेग्रा होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन B6 की बात करें तो इसकी कमी से होता है एनीमिया, इसका नाम है पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन। ठीक, विटामिन B7 सियानो कोबालामिन, नहीं, विटामिन B7 को क्या बोलते हैं यार, बायोटिन की कमी से होता है हेयर फॉल, बालों का झड़ना। विटामिन B12 की बात करूं तो इसको बोलते हैं सियानो कोबालामिन, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है ये। इसकी कमी से होता है परनीसियस एनीमिया, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ यार, तो थोड़ा सा होता है ना कि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, लेकिन हो जाएगी धीरे धीरे। परनीसियस एनीमिया होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरबीसी मैच्योर नहीं होते हैं, डू नॉट मैच्योर। ठीक है, विटामिन डी की अगर मैं बात करूं तो सनसाइन विटामिन बोलते हैं, सनसाइन विटामिन। ठीक, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ठीक, विटामिन ई की अगर मैं बात करूं तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी। ठीक, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, स्टरलिटी, यानी कि बच्चा पैदा करने में दिक्कत आएगी। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। टोकोफेरॉल इसका नाम होता है, टोकोफेरॉल। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में कौन कौन से पाए जाते हैं। देखो, क्लोरोप्लास्ट जहाँ भी है ये तो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और सेल वॉल ये भी प्लांट सेल में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर सेल की बात हुई है तो थोड़ा सा सेल की बातें कर लेते हैं। सेल की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। क्या देखा था? कॉर्क, पेड़ की छाल, उसमें छोटे छोटे इस टाइप का दिखाई दिया इनको, ठीक है। तो इनने उनको सेल बोला था, ठीक। और दूसरा, एंटनी वॉन ल्यूनहॉक का नाम सुना होगा, एंटनी वॉन ल्यूनहॉक, AVL, इनको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी 1674 में लिविंग सेल की खोज करी थी इनने, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो सेल थ्योरी की भी बात कर लेते हैं। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडन एंड सील्डन ने। कब? 1839 में, ठीक। आज की सेल थ्योरी क्या कहती है? पहला स्टेटमेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ये अराइज करते हैं, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कंपोज्ड होते हैं, बने होते हैं सेल के, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है, जैसे न्यू सेल पुरानी सेल से ही बनेगी, न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बताया था वर्चो ने। कब बताया था? 1855 में, ठीक। अब देखो, सेल की अगर बात आ गई है तो सेल की बातें कर ही लेते हैं। यूकैरियोटिक, दो टाइप की सेल होती हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक में क्या होता है? इसमें मेम्ब्रेन बाउंड टू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक। दोनों में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म वॉल्यूम ऑफ सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं साइटोप्लाज्म में। अब देखो, यूकैरियोटिक सेल्स में और कौन कौन से चीज़ें होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। और साइटोप्लाज्म होता है दोनों में, एक और दोनों में होता है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स भी दोनों में पाया जाता है, ठीक। राइबोसोम्स भी दोनों में पाया जाता है। और जो राइबोसोम्स है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये साइटोप्लाज्म में, RER में, ठीक है। यूकैरियोट्स की बात हो रही है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है RER, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में ही होता है, ठीक। ये थी कुछ चीज़ें सेल से रिलेटेड। आगे और क्वेश्चन आते रहेंगे तो बातें करते रहेंगे सेल की, ठीक है। अब देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन लायन टेल्ड मकेक, बंदर है एक शेर की पूंछ जैसा, ये कहाँ पाया जाता है? देखो, लायन टेल्ड मकेक ये मेनली पाया जाता है नीलगिरी रीजन में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और इसका जो IUCN स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, मतलब अगर इसको बचाया नहीं तो ये खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, इंडेंजर्ड है, ठीक है। अब देखो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, ये देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, 1986, डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है बस उन चीज़ों का, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर है वो यही हो जाएगा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा पुराने लेक्चर का ही रिवीजन है ये,
कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में कब जुड़ा था? 2000 में। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसका है? यूनेस्को का। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। ठीक। अब अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं तो इसमें एक होता है कोर जोन, एक होता है बफर जोन और एक होता है ट्रांजिशन जोन। कोर जोन में क्या होता है? नो ह्यूमन एक्टिविटी। बफर जोन में थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आप मछली पकड़ सकते हो, ठीक है, और मछली पकड़ सकते हो, चारा ला सकते हो हल्का फुल्का। तो थोड़ी सी ह्यूमन एक्टिविटी बफर जोन में होती है। ट्रांजिशन जोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सड़क है, रेलवे है, ठीक, सड़क है, रेलवे है, पर्यटन है, तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कोर जोन में मेनली होते हैं नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हैं? IUCN की कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, रिवीजन हो रहा है चीज़ों का, इसलिए लिख भी नहीं रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, तो अब देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सी चीज़ें थी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु, बांदीपुरा कर्नाटका, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो नेशनल पार्क की बातें कर लेते हैं हम। देखो हमने कौन कौन से नेशनल पार्क मतलब स्टेट्स में कवर कर लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा था और मौलिंग नेशनल पार्क था, कल वाली वीडियोज में बताया है। यूपी में दुधवा है। अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश का हो गया नामदफा और मौलिंग। आंध्रा में कौन से हैं? श्री वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क टोटल कितने हैं इंडिया में? 107 हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? MP में हैं, 11 हैं। ठीक है, कितने हैं? 11 हैं। नाम बताओ इनके, सोचो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय, माधव, फॉसिल, रानी दुर्गावती और पन्ना, पेंच, ओरछा और वन विहार। ठीक है, जो नेशनल पार्क है अभी तक का मई 2025 तक का वो है 107। भारत के जोग्राफिकल एरिया का 1.35%। भारत का जोग्राफिकल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो वर्ल्ड का है 2.2%। ठीक, ये है। और क्या है, और ये बताओ चलो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। सबसे छोटा साउथ बटन तैरता हुआ केबुल लामजाओ मणिपुर में है। ठीक है, और चलो अभी के लिए इतना बहुत है। देख लो चीज़ें ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे हम। तो करते हैं हम कुछ और इससे। देखो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल पार्क स्टेट्स के, तो ये सब स्टेट्स के तो कर लिए हैं। आज देखते हैं थोड़ा सा कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के। ठीक, तो देखो केरला के नेशनल पार्क करते हैं। केरला के नेशनल पार्क हैं एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मथिकट्टन 16 वाले तो सब यही हैं। मथिकट्टन 16, नमलाई नहीं, अन्नामलाई नहीं, अनामुड़ी 16, अनामुड़ी 16, अनामुड़ी 16 वाले सब यही हैं। पम्बडम 16। ठीक, एराविकुलम में एक नीलगिरी तहर है, यहाँ का इम्पोर्टेंट एनिमल है ये नीलगिरी
पहर मतलब वन्य जीव है, इम्पोर्टेंट। एराविकुलम का है, ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी। ठीक, अब देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? गुइंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुकुर्थी, गल्फ ऑफ मन्नार, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये है। ठीक है, गुइंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुकुर्थी, गल्फ ऑफ मन्नार, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कर्नाटका के देख लें, देखो कर्नाटका के हैं बांदीपुरा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, डांडेली अंसी, और कुद्रेमुख। ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें, वीडियोस इसलिए लंबी हो रही हैं क्योंकि चीज़ों का बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, और बार बार सुन के क्या होता है, चीज़ें जल्दी याद होती है, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली जाएंगी तो सही रहेगा। ठीक है, तो इससे और भी कुछ है बहुत डिस्कस करने के लिए, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। ठीक है, फिर करेंगे अगली वीडियोज़ में, धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, 10वें नंबर का, नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। देखो सॉरी, देखो इकोलॉजी के जो कंपोनेंट होते हैं ये होते हैं बायोटिक और अबायोटिक। ठीक, बायोटिक जैविक और अबायोटिक है अजैविक, यानी कि जो जीव नहीं है, जो जीव नहीं है वो जैविक में काउंट नहीं होगा। जो जीव नहीं है वो जैविक में काउंट नहीं होगा। देखो एयर जीव नहीं है तो ये जैविक में काउंट नहीं होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एयर। ठीक है, देखो इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखो इकोलॉजी, इकोलॉजी होता क्या है पहले तो ये देखो, स्टडी ऑफ हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ हैबिटाट, हैबिटाट मतलब होता है जीव के लिए कुदरत की जगह जो होती है, स्टडी ऑफ हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप ऑफ, स्टडी ऑफ हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो बायोटिक में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत कुछ है उनमें डिस्कस करने के लिए। प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं और डिकम्पोजर हैं। इनके बारे में तो अगली वीडियोस में देखेंगे। ठीक, इकोलॉजी से रिलेटेड 2-3 इम्पोर्टेंट नाम है, जैसे अर्नस्ट हकल। इकोलॉजी टर्म दिया था इनने, जो टर्म है इकोलॉजी इन्हीं ने दिया था। इकोलॉजी 1869 में गांधी जी का जो बर्थ ईयर है। ठीक, कार्ल रिटर नाम के एक वैज्ञानिक थे, इनने ऑफिशियली यूज किया था इकोलॉजी को, ऑफिशियली यूज किया था। एक ओडम नाम के हैं व्यक्ति, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। और एक नाम और है मोस्ट इम्पोर्टेंट, रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्र हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया था, उससे पहले इकोलॉजी इंडिया में नहीं थी, इसलिए फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं रामदेव मिश्र को। ठीक, ये थे आज के क्वेश्चन, तो ये था डिस्कशन। बाकी अगर वीडियोस देखते हो तो बताया करो, कोई दिक्कत है तो, कोई कमी नज़र आ रही है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा ये पक्का बताना।
कमेंट में।